तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन है आप सभी का। तो चलो पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण के सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में हमने रिकॉर्डों को लगान सिद्धांत पिछले क्लास में देखा था, जिसमें रिकॉर्डों के अनुसार लगान के दो सिद्धांत थे। लगान के दो प्रकार होते थे, दो प्रकार बताया था उन्होंने। एक भेदात्मक लगान, एक दुर्लभता का लगान। इंग्लिश में बोलते हैं स्कैरसिटी रेंट, दुर्लभता के लगान को, और इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल रेंट। तो उसी के आगे हमें पढ़ना है। उसी के आगे हम देखेंगे सॉरी लाभ का मजदूरी सिद्धांत। क्या देखेंगे? लाभ का मजदूरी सिद्धांत। तो चलो पढ़ते हैं और फोकस करते हैं। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, इधर उधर समय बर्बाद मत करिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लाभ का मजदूरी सिद्धांत है क्या। तो यहाँ पर दे रखा है लाभ का मजदूरी सिद्धांत। देखते हैं लाभ की मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और कैसे किया, क्या है ये। तो पढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर टाजिंग द्वारा किया गया था। कौन थे? लाभ मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर टाजिंग, इन्होंने किया था। तथा अर्थशास्त्री प्रोफेसर डेवनपोर्ट, कौन? प्रोफेसर डेवनपोर्ट ने इनका समर्थन किया था। कौन समर्थन किया था? डेवनपोर्ट ने इनका समर्थन किया था। तो इसको देखते हैं। लाभ का जो मजदूरी का सिद्धांत है किसने प्रतिपादन किया? तो ये अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था प्रोफेसर टाजिंग, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इनका सहयोग, इनका सपोर्ट किसने किया था? तो वो थे प्रोफेसर डेवनपोर्ट थे, जिन्होंने इनका समर्थन किया था। अब कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार लाभ भी एक प्रकार की मजदूरी होती है। क्या कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो लाभ है, लाभ एक प्रकार की मजदूरी होती है जिसे उद्यमकर्ता को उसकी सेवाओं के बदले चुकाया जाता है। कह रहे हैं सिद्धांत के अनुसार ये है कि जो लाभ है वो एक प्रकार की मजदूरी होती है जिसे उद्यमकर्ता को उसकी सेवाओं के बदले चुकाया जाता है। आगे प्रोफेसर टाजिंग कह रहे हैं कि इस प्रोफेसर टाजिंग के शब्दों में कि लाभ उद्यमकर्ता की वह मजदूरी है जो उसे उसकी विशेष योग्यता के कारण प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर टाजिंग? प्रोफेसर टाजिंग कह रहे हैं कि जो लाभ है, लाभ उद्यमकर्ता की वह मजदूरी है जो उसे विशेष योग्यता के कारण प्राप्त होती है। विशेष योग्यता के कारण प्राप्त होती है। फिर कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार श्रम एवं उद्यम में पूर्ण क्या होती है? समानता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रम एवं उद्यम में पूर्ण समानता है। जिस प्रकार श्रम अपनी सेवाओं के बदले मजदूरी प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार उद्यमी अपनी उत्पादन संबंधी भूमि के बदले में लाभ प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्रम अपनी सेवाओं के बदले मजदूरी प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार उद्यमी भी अपनी उत्पादन के संबंधी भूमिका के बदले लाभ प्राप्त करता है। आप देखते हैं कि लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत क्या है? डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो देखते हैं। तो लाभ के इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन अर्थशास्त्री, जो लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था? तो जे.बी. क्लार्क। कौन? प्रायोगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे.बी. क्लार्क थे, जिन्होंने प्रतिपादन किया था। क्लार्क के अनुसार लाभ अर्थव्यवस्था की प्रायोगिक स्थिति का परिणाम है। क्या कह रहे हैं क्लार्क बोल रहे हैं कि जो स्थैतिक अवस्था है, यानी जो अर्थव्यवस्था की प्रायोगिक स्थिति का क्या है? परिणाम है स्थैतिक अवस्था। स्थैतिक अवस्था में लाभ प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? स्थैतिक अवस्था में लाभ प्राप्त नहीं होता। प्रायोगिक अवस्था वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लागत में अंतर उत्पन्न करती है। क्या करती है? जो प्रायोगिक अवस्था है वो वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लागत में अंतर उत्पन्न करती है, और यह अंतर ही क्या होता है? लाभ होता है।
आगे देखते हैं कि क्लार्क के अनुसार स्थैतिक अवस्था में जहां मांग तथा पूर्ति की दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के आधार पर उत्पादन के साधनों के मूल्य दिए जाने पर कुल सीमांत उत्पादन बढ़ जाएगा और साहसी को क्या होगा, साहसी को लाभ नहीं मिलेगा, साहसी को लाभ नहीं मिलेगा। क्लार्क के शब्दों में कि स्थैतिक अवस्था में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उसके उत्पादन के बराबर भाग पारितोषिक के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलते हैं? जो उत्पादन के बराबर भाग है वो पारितोषिक के रूप में मिलता है। चूँकि लागत तथा विक्रय मूल्य सदैव समान रहते हैं। क्या? लागत और विक्रय मूल्य सदैव क्या रहते हैं? समान रहते हैं। अतः मजदूरी के अतिरिक्त निरीक्षण कार्य के लिए कोई मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी के अतिरिक्त जो निरीक्षण कार्य होता है, निरीक्षण कार्य के लिए कोई मजदूरी नहीं मिलती है। आगे है कि क्लार्क के अनुसार वास्तविक जीवन में गत्यात्मक अवस्था यानी डायनेमिक पाई जाती है। क्या? जो जीवन है वास्तविक जीवन में गत्यात्मक अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में 5 प्रकार के क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। क्लार्क क्या कह रहे हैं कि कि वास्तविक जीवन में गत्यात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में 5 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन क्या हैं? तो चलो देखते हैं आगे। कह रहा है कि जनसंख्या क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन होने के कारण मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के कारण मांग की मात्रा में भी क्या होता है? होने वाले परिवर्तन, यानी मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। फिर कह रहा है कि जो ये लाभ है उसका दूसरा पॉइंट क्या है कि उपभोक्ता की क्या होती है? रुचि भी होती है, इच्छा भी होती है, जिसमें आदि के परिवर्तन में मांग होती है, आदि के कारण मांग होती है। फिर कह रहा है उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन, उत्पादन की तकनीकों में परिवर्तन होता है। पूंजी की मात्रा में परिवर्तन होता है। फिर व्यावसायिक संगठनों के रूप में परिवर्तन क्या होता है? व्यावसायिक संगठनों के रूप में परिवर्तन। आगे देखते हैं कि स्थैतिक अवस्था में उत्पादक को जो आय प्राप्त होती है उसे क्लार्क ने लाभ न कहकर मजदूरी कहा है। क्या कह रहे हैं? क्लार्क कह रहे हैं कि स्थैतिक अवस्था में उत्पादक को जो आय प्राप्त होती है उसे क्लार्क ने लाभ नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है? मजदूरी कहा है। क्लार्क के मत में प्रायोगिक अवस्था में नए नए आविष्कार होते हैं। क्या होते हैं? जो क्लार्क हैं जो प्रायोगिक अवस्था बताते हैं उसमें क्या है? नए नए आविष्कार होते हैं। कुशल साहसी समान उत्पादकों को इन आविष्कारों के ज्ञान से पहले ही प्रयोग करता है और उत्पादन लागत में कमी के द्वारा लाभ अर्जित करता है। जो उत्पादन लागत है उसमें कमी के द्वारा क्या करता है? लाभ अर्जित करता है। अब शुम्पीटर का नव परिवर्तन सिद्धांत देखते हैं। शुम्पीटर का नव परिवर्तन सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ इनोवेशन। अब देखते हैं शुम्पीटर है कौन? शुम्पीटर का नव परिवर्तन सिद्धांत है क्या? तो स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का? नव परिवर्तन का सिद्धांत। व्याख्या किया है कि साहसी का प्रमुख कार्य उत्पादन क्रिया में नव परिवर्तन को लाना है। क्या कह रहे हैं कि जो साहसी का प्रमुख कार्य उत्पादन की प्रक्रिया में नव परिवर्तन करना है, यानी लाना है, तथा लाभ इसी नव परिवर्तन की क्रिया का प्रतिफल है। जो लाभ प्राप्त होता है इसी क्रिया का क्या है? प्रतिफल है। जैसे जो साहसी है वो नए नए उद्यमों, नए नए तकनीकों का प्रयोग करता है और अपने नए नए तकनीकों में परिवर्तन करता है, इससे उत्पादन उसका बढ़ता है और जो उत्पादन बढ़ता है तो उसका जो उत्पादन जो होता है उसी को उन्होंने नव परिवर्तन की क्या कहा है? क्रिया का प्रतिफल कहा है। नव परिवर्तन से अभिप्राय किसी ऐसे परिवर्तन से है जिसके फलस्वरूप साहसी की आय में वृद्धि है। क्या कह रहे हैं कि जो नव परिवर्तन से अभिप्राय क्या है कि नव परिवर्तन का
नव परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप साहसी के आय में क्या होता है, वृद्धि आती है, वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, किसी साहसी की आय दो बातों पर निर्भर करती है। किसी साहसी की आय किस पर, दो बातों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन सी बातें हैं? प्रथम, उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन लागत। क्या कह रहे हैं कि किसी साहसी की आय दो बातों पर निर्भर करती हैं। कौन कौन सी? प्रथम, उत्पादन की मात्रा तथा लागत। दूसरा, उत्पत्ति वस्तु की मांग। दूसरा, उत्पादित वस्तु की मांग, यानी जो वस्तु उत्पादित की जाती है उसकी मांग। और पहला उसका उत्पादन और उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन की लागत। आगे देखते हैं कि नव परिवर्तन एक ओर से तो उत्पादन फलन में लाए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जिससे न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके। क्या कह रहे हैं कि नव परिवर्तन एक ओर तो उत्पादन फलन में लाए जाने वाले ऐसे परिवर्तन से संबंधित है, ऐसे परिवर्तन से संबंधित है जिससे न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक क्या करें, उत्पादन की प्राप्ति हो सके। न्यूनतम लागत यानी लागत कम से कम लगे और उत्पादन अधिक हो। फिर आगे कह रहे हैं, तथा दूसरे ऐसे परिवर्तन जिनसे उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो सके। दूसरे ऐसे परिवर्तन से है जिनसे वो उत्पादित वस्तुओं की क्या हो गए, मांग में वृद्धि हो सके। आगे देखते हैं कि जो नव परिवर्तन तथा लाभ के संबंध में प्रोफेसर ईस्टगलर का दृष्टिकोण है। क्या ईस्टगलर का दृष्टिकोण? कि जब तक कोई एक स्थायी एकाधिकारी की स्थिति स्थापित नहीं कर लेता, ऐसे लाभ जो सफल नवपरिवर्तन के कारण प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब तक कोई एक स्थायी एकाधिकार की स्थिति स्थापित नहीं कर लेता, ऐसे लाभ जो सफल नवपरिवर्तन के कारण प्राप्त होते हैं संक्रमणकारी यानी अस्थायी होंगे और अन्य फर्मों में भी इन्हें बांटने के प्रयास के कारण समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये लाभ अन्य फर्मों की इनके संबंध में अन्य भिन्नता के कारण या नई फर्मों के प्रवेश में समय लगने के कारण पर्याप्त समय के लिए बने रह सकते हैं। अर्थात साहसी जब क्या कह रहे हैं कि साहसी जब किसी नव परिवर्तन को उत्पादन के प्रयोग में शुरू में करता है, क्या करता है, उत्पादन के प्रयोग के लिए शुरू में करता है, तो कुछ समय तक उसकी सफलता के कारण उसे एकाधिकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या कह रहे हैं कि अर्थात साहसी जब किसी नव परिवर्तन को उत्पादन के प्रयोग के शुरू में प्रयोग करता है, यानी शुरू में करता है, तो कुछ समय तक उसकी सफलता के कारण उसे एकाधिकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है और वह लाभ अर्जित करता है। लेकिन धीरे धीरे यह लाभ समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? धीरे धीरे यह लाभ समाप्त हो जाता है। अब कह रहा है कि नव परिवर्तन के अंतर्गत निम्न क्रियाएं सम्मिलित हैं। जो नव परिवर्तन है, नव परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं सम्मिलित हैं उनके बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि उत्पादन की नई प्रविधि ये तरीकों को जन्म देना। नव परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है कि जो नए तरीके हैं उनको जन्म देना। कच्चे माल तथा सामग्रियों के किसी नए स्रोत की खोज करना। सामग्री और कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज करना। किसी भी उद्यम में नई संगठन व्यवस्था को बनाए रखना। किसी भी नए उद्योग के लिए नई संगठन व्यवस्था को बनाए रखना। किसी नई वस्तु को बाजार में लाना। किसी नई वस्तु को क्या करना? बाजार में लाना। किसी नए बाजार की खोज करना। किसी नए बाजार की खोज करना। ये जो हमने पढ़ा, ये नव परिवर्तन के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं जो हैं उनके बारे में बताया। आगे देखते हैं। हॉले कौन थे? हॉले ने जोखिम सहन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन थे हॉले? हॉले थे एक अर्थशास्त्री जिन्होंने जोखिम सहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसके बारे में देखते हैं। तो अर्थशास्त्री प्रोफेसर हॉले ने
हॉले ने 1907 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंटरप्राइजेस एंड प्रोडक्टिविटी प्रोसेस प्रोडक्टिविटी प्रोसेस, क्या कह रहे हैं, कौन सी इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इंटरप्राइजेज एंड प्रोडक्टिविटी प्रोसेस। क्या नाम था इनकी बुक का नाम था इंटरप्राइज एंड प्रोडक्टिविटी प्रोसेस में यह स्पष्ट किया कि साहसी का प्रमुख कार्य जोखिम सहन करना है। इन्होंने स्पष्ट किया कि जो साहसी है वो साहसी का प्रमुख कार्य क्या है कि जोखिम को सहन करना, अर्थात साहसी को मिलने वाला लाभ उसके जोखिम सहन करने का प्रतिफल है। जो साहसी को लाभ मिलता है उसे जोखिम सहन करने के बाद ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है कि इस सिद्धांत का क्या कह रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जोखिम उठाना है। एक उद्यमी उत्पादन के अन्य साधनों जैसे पूंजी, श्रम, भूमि को एकत्रित करके उत्पादन आरंभ करता है। इन साधनों को पहले से निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार उद्यमी को भुगतान करना पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे है कि उद्यमी जोखिम तभी उठाएगा जब उसके बदले में उसे कोई पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार ही लाभ कहलाता है। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर होले जो जोखिम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उन्होंने क्या कहा है कि एक व्यवसाय लाभ प्रबंधन तथा समन्वय का पुरस्कार नहीं है, यह जोखिम उठाने तथा उत्तरदायित्व का पुरस्कार है। फिर कह रहे हैं होले के अनुसार कि जोखिम तथा लाभ में अनुपातिक संबंध है। क्या है, जोखिम तथा लाभ में क्या है, अनुपातिक संबंध है। उद्यमी का जोखिम जितना अधिक होगा लाभ उतना ही अधिक होगा। क्या कह रहे हैं होले कह रहे हैं कि उद्यमी का जितना अधिक जोखिम होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। आगे होले कह रहे हैं कि एक उद्यमी को 4 प्रकार के जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो होले के अनुसार उद्यमी के जो 4 प्रकार के जोखिम हैं उनको देखते हैं। कौन से जोखिम है। एक तो जोखिम है प्रतिस्थापन की जोखिम, रिप्लेसमेंट रिस्क। दूसरा है मुख्य जोखिम, रिस्क प्रोफर। तीसरा अनिश्चितता यानी अनसर्टेनली। और 5वां है मशीनों को पुराना हो जाना। क्या हो जाना, मशीनों को पुराना हो जाना, ये 5वां है। आगे देखेंगे नाइट का अनिश्चितता का वहन सिद्धांत। क्या है, जो नाइट का अनिश्चितता वहन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क अनसर्टेन